तो लास्ट वाले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट। अगर कोई पर्टिकुलर सॉइल है हम लोग जिसको फील्ड से ला रहे हैं और उसमें श्रिंकेज लिमिट फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग कल पढ़े थे। और आज का टॉपिक है एटरबर्ग्स इंडेक्स। तो एटरबर्ग इंडेक्स में बताया था लास्ट टाइम कि कम से कम एक या दो क्वेश्चन, चाहे कंपटीशन की बात हो चाहे एकेटिव एग्जाम की बात हो, तो एक दो क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि जो भी इंडेक्स यहाँ पढ़ने वाले हैं एटरबर्ग्स इंडेक्स, वो क्या होते हैं, उनके फार्मूले क्या होते हैं वो डिटेल में, या उनकी रेंज क्या होती है, उनकी वैल्यू क्या होती है फॉर डिफरेंट डिफरेंट सॉइल, तो डीप में पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप पढ़ते हैं एटरबर्ग्स इंडेक्स। तो फर्स्ट इंडेक्स एटरबर्ग्स इंडेक्स में मतलब बात करें तो श्रिंकेज इंडेक्स। और श्रिंकेज इंडेक्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग लास्ट वाले वीडियो में श्रिंकेज इंडेक्स पढ़े भी थे। तो श्रिंकेज इंडेक्स हम लोग वहाँ पे पढ़े थे कि इट इज डिनोटेड बाय आई सफिक्स में एस, श्रिंकेज इंडेक्स। एंड डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़े थे इट डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। तो फार्मूले से या डेफिनेशन से अगर देखें तो इसका फार्मूला आता है श्रिंकेज इंडेक्स आई एस इक्वल्स टू प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट इंडेक्स अगर हम लोग को याद रखना है तो श्रिंकेज इंडेक्स। सेकंड अगर इंडेक्स की बात करें, सेकंड इंडेक्स तो आपका है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। अगर इंडेक्स प्रॉपर्टी में देखें तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम लोग डिनोट करते हैं आई सफिक्स में पी से, आईपी से डिनोट करते हैं। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है अगर किसी सॉइल का, तो जैसे हम लोग श्रिंकेज इंडेक्स की बात करें तो श्रिंकेज इंडेक्स हमेशा यह रिप्रेजेंट करेगा कि श्रिंकेज जोन में या श्रिंकेज कंसिस्टेंसी ऑफ जो सॉइल स्टेज होती है उसके बारे में बताता है। ऐसे ही अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो यह सॉइल के प्लास्टिक नेचर को डिफाइन करेगा, यह सॉइल के प्लास्टिक नेचर को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी कंसिस्टेंसी स्टेज या जोन को डिफाइन करता है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज द कंसिस्टेंसी इंडेक्स इन विच सॉइल so plastic property or it behave as a plastic material। तो प्लास्टिक इंडेक्स अगर कोई सॉइल का कोई पर्टिकुलर वैल्यू है तो वो वैल्यू ये रिप्रेजेंट करेगा कि प्लास्टिक स्टेज में कोई सॉइल है जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि एज ए प्लास्टिक मटेरियल, तो उसके लिए वैल्यू कितनी है, जीरो से कहाँ तक लाई कर रहा है, और उसके बेसिस पे हम लोग प्लास्टिसिटी कितनी है उस सॉइल में प्रेजेंट टाइम में, ये हम लोग स्टडी करते हैं। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज द कंसिस्टेंसी रेंज और स्टेज विश्व प्लास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल और इट बिहेव एज ए प्लास्टिक मटेरियल। तो यह आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिफाइन करता है, बताता है ये चीजें। अगर हम लोग फार्मूला की बात करें तो फार्मूले के लिए जो डेफिनेशन बनाया गया है प्लास्टिसिटी इंडेक्स का जो डेफिनेशन है, तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। तो इस डेफिनेशन के बेसिस पे फार्मूला का आईपी इक्वल हो जाएगा इट डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये फार्मूला हो जाएगा न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। तो उस डेफिनेशन से ये फार्मूला आ जाएगा। तो आई पी इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, ये आपका, तो डब्ल्यू पी क्या है आपका, ये प्लास्टिक लिमिट है,
प्लास्टिक लिमिट और ये आपका श्रिंकेज लिमिट है। इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होते हैं ये। और यहाँ पे आपका लिक्विड लिमिट। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि हाउ टू डिफाइन प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी ऑफ सोयल। प्लास्टिसिटी का मतलब आप क्या समझते हैं किसी सोयल के रिस्पेक्ट में अगर हमसे पूछा जाए तो प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि सोयल की वो प्रॉपर्टी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये रिप्रेजेंट करती है अगर कोई सोयल प्लास्टिक नेचर में है, यानी सोयल का वो स्टेज, वो प्रॉपर्टी, वो नेचर, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये रिप्रेजेंट करता है कि इस लोडिंग के अंदर में, यानी लोडिंग हम लोग कर रहे हैं तो लोडिंग के अंदर में इसकी क्या होगा, इसमें डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन डिफॉर्मेशन इस तरह से होना चाहिए, अगर सोयल में डिफॉर्मेशन हो रहा है विदाउट क्रैकिंग और विदाउट रैप्चरिंग, तो उस नेचर को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो अगर इस बेसिस पे अगर हम लोग डिफाइन करें प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ सोयल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अंडरगोज डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैकिंग और रप्चरिंग। तो प्लास्टिसिटी मतलब ये हो जाएगा। अब जैसे आईपी से रिलेटेड कंपटीशन में क्या क्वेश्चन आएगा, तो फार्मूला तो बहुत आसान है, आप इजीली रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लेकिन आईपी से रिलेटेड आपका वैल्यू पूछा जाता है कि अगर कोई सोयल ये है तो इसकी आईपी कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होनी चाहिए, तो उसकी वैल्यू के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट टेबल की अगर बात करें रिगार्डिंग प्लास्टिसिटी इंडेक्स, द टाइप्स ऑफ सोयल एंड आईपी, तो यह परसेंटेज में होगा इसकी वैल्यू। तो अगर हमारा सोयल ग्रेवल है ग्रेवल हम लोग जानते हैं क्या है, इसमें प्लास्टिक नेचर नहीं होता है, नॉन प्लास्टिक है। इसका मतलब आईपी की वैल्यू क्या होगी, 0। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं सैंड की, तो सैंड भी क्या होता है, नॉन प्लास्टिक होता है, यानी इसमें प्लास्टिक नेचर नहीं होता है, तो इसमें आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर सिल्ट की बात करें तो सिल्ट में जो आईपी की वैल्यू होता है 10 to 15 होता है %। और अगर क्ले की हम लोग बात कर रहे हैं, क्ले की, और क्ले में कौन सा क्ले है, एलुवियल नेचर का है, एलुवियल क्ले है, तो यह वैल्यू हो जाएगा 15 to 100। और अगर क्ले हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो आईपी की वैल्यू यह लाई करेगा 100 to 250। तो यह सोयल के बेसिस पे आईपी की वैल्यू होती है। अब आईपी की डिफरेंट वैल्यू पे हम लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे सोयल किस नेचर में है, तो उसके लिए भी एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईपी, एक दूसरा टेबल आईपी, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो आईपी की वैल्यू अगर आपका 0 है, इसका मतलब जो सोयल होगा वो नॉन प्लास्टिक होना चाहिए। जो सोयल होगा नॉन प्लास्टिक रिप्रेजेंट करेगा, यानी नॉन प्लास्टिक यानी कोहेजनलेस सोयल। अगर सोयल कोहेजनलेस है, तो कोहेजनलेस सोयल का मतलब ये है, अगर सैंड आ रहा है, ग्रेवल है, बोल्डर है, कोल्स है, तो ये आते हैं कोहेजनलेस सोयल के अंदर। और अगर आईपी की वैल्यू लेस देन 7 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लो प्लास्टिक। और अगर या कह सकते हैं ये वैल्यू 0 से 7 या लेस देन 7, बात वही है,
0 से 7 भी कर सकते हैं, लेस देन 7 तो लो प्लास्टिक। इतना याद रखेंगे, 0 से 7 के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो लो प्लास्टिक के अंदर आएगा, और अगर आईपी की वैल्यू 7 से 17 के बीच में है तो जो सोयल का नेचर होगा मीडियम प्लास्टिक होता है। यानी ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होगा प्लास्टिक नेचर का, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी पाई जाएगी, यानी मिडिल में पोर्शन होगा, इंटरमीडिएट नेचर होगा। और अगर आईपी की वैल्यू किसी भी सोयल के लिए 17 से ज़्यादा आ रहा है, 17 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जो नेचर है हाई प्लास्टिक होगा, हाई प्लास्टिक, हाईली मोल्डेबल। तो यह टेबल भी याद रखेंगे, यह टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फॉर एनी सोयल इफ plastic limit is greater than liquid limit, if plastic limit greater than liquid limit, then what is the value of plasticity index। तो अगर आईपी निकालना है तो आईपी अगर हम लोग फार्मूला के बेसिस पे जाएं तो आईपी इक्वल्स टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो वैल्यू इस रेंज के लिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू, वैसे आईपी की वैल्यू हमेशा जीरो, निगेटिव नहीं लेते हैं, तो ये जीरो होगा। यानी यहाँ पे याद रखेंगे आईपी डज नॉट इक्वल्स टू निगेटिव वैल्यू, ठीक है। अब जीरो है, और जीरो है इसका मतलब ये है सोयल का नेचर क्या आएगा, कोहेजनलेस, कोहेजनलेस सोयल। तो जो इसका आंसर होगा, जो सोयल होता है वहां पे हम लोग टिक करेंगे सैंड। थर्ड अगर इंडेक्स की बात करें हम लोग, थर्ड इंडेक्स तो होता है फ्लो इंडेक्स, और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं फ्लो इंडेक्स के बारे में। फ्लो इंडेक्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्लो इंडेक्स क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे फ्लो इंडेक्स को हम लोग IF से डिनोट करते हैं, प्रीवियस वीडियोज में हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। जब हम लोग कैसे ग्रांडे ऑपरेटर से लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग फ्लो कर्व सबसे पहले ड्रा करते हैं, तो फ्लो कर्व का जो स्लोप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे फ्लो इंडेक्स कैसे निकलता है और क्या रिप्रेजेंट करता है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फ्लो इंडेक्स के बारे में हम लोग फार्मूला भी पढ़े थे। तो फ्लो इंडेक्स होता क्या है कि जो भी फ्लो कर्व हम लोग पढ़े थे कैसे ग्रांडे ऑपरेटर्स में जब हम लोग लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो जो कर्व आता है उसको हम बोलते हैं फ्लो कर्व, और फ्लो कर्व का जो स्लोप होता है उसको हम बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। तो फ्लो इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, पहला पॉइंट अगर हम लोग अगर याद होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हम लोग डिस्कस किए थे। फर्स्ट पॉइंट था कि अगर जो कर्व का स्लोप आएगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो इंडेक्स, और क्या ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ रेट ऑफ शियर डिस्टेंस फॉर ए सोयल करेस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। तो जैसे कैसे ग्रांडे से हम लोग रीडिंग निकालते हैं, जब भी जितनी बार रीडिंग निकालते हैं हर एक स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि वाटर कंटेंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो वाटर कंटेंट की वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो जो IF की वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द वाटर कंटेंट, तो उस वाटर कंटेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग जो भी IF की वैल्यू निकालेंगे यानी स्लोप की वैल्यू निकालेंगे तो वह डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो उससे ये आइडिया लगता है कि सोयल की जो शियर स्ट्रेंथ है या बियरिंग कैपेसिटी है सोयल की, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फर्स्ट पॉइंट वहां पे हम लोग ये पढ़े थे। सेकंड पॉइंट ये था कि अगर हम लोग को डायरेक्ट निकालना है फ्लो इंडेक्स, अगर फ्लो इंडेक्स डायरेक्ट निकालना है तो हम लोग पढ़े थे या एक फार्मूला IF के लिए कि IF इक्वल्स टू होता है IF यानी फ्लो इंडेक्स इक्वल्स टू होता है W10 माइनस W100, यानी 10 नंबर ऑफ ब्लो पे वाटर कंटेंट हम लोग निकाल लिए और 100 नंबर ऑफ ब्लो पे अगर वाटर कंटेंट हमारे पास है तो इस फार्मूले से हम लोग फ्लो इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ये पढ़े थे कि अगर फ्लो इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फ्लो इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है शियर स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। यानी IF अगर आपकी वैल्यू बढ़ रही है तो शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ेगी। कैसे फार्मूला देखते हैं
तो हम लोग स्लोप अगर पढ़े थे, स्लोप ऑफ फ्लो कर्व, तो स्लोप हम लोग निकाले थे फ्लो कर्व का, तो यानी यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू हम लोग निकाले थे W1 माइनस W2 डिवाइड बाय log N1 माइनस log N2। इसको और मॉडिफाई करें तो जो पॉजिटिव वैल्यू होता है वही हम लोग लेते हैं। तो यहाँ से स्लोप इंडेक्स की वैल्यू, जो भी स्लोप होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंडेक्स, जो वैल्यू निकल के आता है। तो यहाँ से फार्मूला हो गया W1 माइनस W2 डिवाइड बाय log N1 डिवाइड बाय N2। तो यह फार्मूला फ्लो इंडेक्स का होता है। तो फ्लो इंडेक्स की वैल्यू अगर हम लोग बढ़ रहा है, इससे क्या देखेंगे, अगर फ्लो इंडेक्स की वैल्यू बढ़ रहा है इसका मतलब यह है कि उस सॉइल सैंपल में वाटर कंटेंट की वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, वाटर कंटेंट की वैल्यू बढ़ेगी। और वाटर कंटेंट की अगर वैल्यू बढ़ेगी, यानी वाटर की वैल्यू बढ़ी रही किसी सॉइल सैंपल में, तो क्या होता है, बियरिंग जो कैपेसिटी होती है यानी वो क्या होता है, सॉफ्ट होने लगता है। और जब सॉफ्ट होने लगेगा तो वो बियर करने की जो एबिलिटी होती है वो डिक्रीज होने लगती है। इसका मतलब इस फार्मूला से हम बोल सकते हैं दूसरे टर्म में, यानी ये वैल्यू घटना होना, यानी ये वैल्यू आपका डिक्रीज होगा, ये वैल्यू डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, और ये अगर इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। तो यानी डिफरेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ से नंबर ऑफ ब्लो घटने का मतलब ये है कि जो सोयल है जिसका हम लोग पेस्ट बनाए हैं उस पर नंबर ऑफ ब्लो की वैल्यू क्या आ रहा है, कम आ रहा है, कम से कम आ रहा है। इससे क्या हो जाएगा कि बियरिंग या शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो फार्मूले में याद रखेंगे फ्लो इंडेक्स का जब फार्मूला होता है W1 माइनस W2 डिवाइड बाय log N1 डिवाइड बाय N2। ये फार्मूला हम लोग कहाँ से निकालते हैं, ये फार्मूला हम लोग कैसे ग्रांडे ऑपरेटर्स का यूज करके जब हम लोग लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो जो फ्लो कर्व आता है उसका स्लोप निकालते हैं, तो वहां से जो फार्मूला आता है स्लोप की वैल्यू आती है, उस स्लोप को हम लोग बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। तो ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं पहले फ्लो इंडेक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंडेक्स, एटरवर्क्स इंडेक्स। फोर्थ, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स, और कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव कंसिस्टेंसी, रिलेटिव कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज डिनोटेड बाय आई सफिक्स में सी, आईसी से डिनोट करेंगे। और आईसी का फार्मूला क्या होता है, आईसी इक्वल टू होता है, आईसी इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट नेचुरल कंडीशन, यानी नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाय आईपी। प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है आईपी, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम लोग ब्रेक करेंगे तो ऊपर क्या होगा, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये फार्मूला होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स का, where Wn equals to नेचुरल वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट। तो नेचुरल वाटर कंटेंट का मतलब ये है कि यानी प्रेजेंट टाइम में कहीं से आप सोयल लाए और वहाँ पे वाटर कंटेंट आप फाइंड आउट किए बाय एनी मेथड which are used to determine the water content like as ओवन ड्राइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो कोई एक मेथड हम लोग यूज करके अगर वाटर कंटेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो भी उस टाइम प्रेजेंट टाइम में वाटर कंटेंट निकल के आएगा उसी को हम बोल रहे हैं नेचुरल स्टेट में जो वाटर कंटेंट निकल के आएगा उसी को हम बोलते हैं नेचुरल वाटर कंटेंट। अब इसका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इससे बनते हैं, इससे क्वांटिटी पे बनते हैं क्वेश्चन, यानी अलग अलग क्वांटिटी दिया होगा आईसी का और उसके बेसिस पे आपका नेचर पूछेगा सोयल का कि क्या नेचर है। तो फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले देखते हैं, इफ आईसी, अगर फार्मूले में ये फार्मूला हम लोग देखें इस बेसिस पे
इफ नेचुरल वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट। जो भी आप किसी भी फील्ड से सोयल को लाएं और वाटर कंटेंट निकालें, और वाटर कंटेंट की वैल्यू जब निकाले हैं तो ये देख रहे हैं लिक्विड लिमिट से जो उस सोयल सैंपल में लिक्विड लिमिट आ सकता है उससे भी ज़्यादा है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा है। अगर ये कंडीशन हो रहा है यानी वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट की वैल्यू लिक्विड लिमिट से भी ज़्यादा है, तो होगा क्या, इसका मतलब यह है फार्मूले से अगर देखेंगे यानी यह वैल्यू इससे भी ज़्यादा है, इसका मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू क्या होगा, निगेटिव आएगी। वो निगेटिव लेंगे नहीं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, IC लेस देन 0 यानी 0 से भी कम वैल्यू आएगा। अब अगर सोयल का स्टेज हम लोग देखेंगे सोयल किस में होगा अगर ये कंडीशन है तो, यानी नेचुरल वाटर कंटेंट की वैल्यू अगर लिक्विड लिमिट से भी ज़्यादा है तो पैरेलल में हम लोग कंसिस्टेंसी जो कर्व होता है, पैरेलल में अगर कंसिस्टेंसी कर्व देखें, पैरेलल में कंसिस्टेंसी कर्व, तो यहाँ पे होता है लिक्विड लिमिट, यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट, यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट। तो कह रहा है कि नेचुरल वाटर कंटेंट की वैल्यू इससे भी ज़्यादा है यानी इधर ही होगा। इसका मतलब जो सोयल का नेचर होगा, जो स्टेज होगा, जो कंसिस्टेंसी होगी दैट इज लिक्विड स्टेज में होगी। यानी अगर यह केस है कहीं पे तो सोयल कहाँ होगा, लिक्विड स्टेज में होगा, लिक्विड स्टेज में होगा। सेकेंड वैल्यू अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सेकेंड रेंज, इफ नेचुरल वाटर कंटेंट लेस देन प्लास्टिक लिमिट। तो अगर कह रहा है कि जो नेचुरल वाटर कंटेंट हम लोग निकाले हैं वो प्लास्टिक लिमिट से भी कम है, तो प्लास्टिक लिमिट से अगर हम लोग इधर जाएंगे कम है तो दो सोयल होता है, एक तो सॉलिड दूसरा सेमी सॉलिड। तो अब वैल्यू की बात करते हैं हम लोग, कंसिस्टेंसी इंडेक्स की बात करें तो लिक्विड लिमिट से कम है, तो यहाँ देखेंगे यानी WN की वैल्यू आपका WP से भी कम है, यानी इस वाले वैल्यू से भी ज़्यादा वैल्यू आएगा, यानी डिक्रीज करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो और ज़्यादा आएगा। अगर हम लोग सपोज करें इस रेंज के अकॉर्डिंग अगर लेस देन WP है, अब हम लोग मिनिमम वैल्यू क्या ले रहे हैं, केवल WP ले रहे हैं यानी प्लास्टिक लिमिट ले रहे हैं, तो इसको इसमें पुट करेंगे अगर WN की जगह WP तो 1 आएगा, लेकिन ये यहाँ पे उससे भी कम है, WP से भी कम है, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से अगर देख रहे हैं कि IC कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा अगर ये कंडीशन है तो, अगर ये कंडीशन है सोयल के साथ तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स आप फार्मूले के बेस से निकालेंगे तो IC की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। अब सोयल का नेचर देखें तो अगर ये कंडीशन हम लोग कंसिस्टेंसी कर्व पे अप्लाई करेंगे तो सोयल का नेचर क्या आएगा, या तो सेमी सॉलिड दूसरा सॉलिड आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज सोयल इज इन सॉलिड और सेमी सॉलिड। फोर्थ फिफ्थ एटरबर्स इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स इज डिनोटेड बाय I सफिक्स में L से डिनोट करेंगे IL, एंड फॉर्मूला आर एक्सप्रेशन ऑफ लिक्विडिटी इंडेक्स, तो IL इक्वल्स टू WN माइनस WP डिवाइड बाय IP, डिवाइड बाय IP। तो WP क्या होता है, यह होता है आपका प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, और इसको ब्रेक करेंगे अगर हम लोग IP की जगह तो लिख सकते हैं WN माइनस WP डिवाइड बाय WL माइनस WP। तो यह लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला होगा, याद रखें। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे भी रेंज या लिमिट्स की बात करें, इफ नेचुरल वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट, अगर ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं
तो अगर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इस एक्सप्रेशन से देखेंगे क्या बोल रहा है कि लिक्विडिटी नेचुरल वाटर कंटेंट की वैल्यू आपका लिक्विड लिमिट से भी ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे WL यानी लिक्विड लिमिट ही पुट करेंगे तो कैंसिल आउट होकर करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है 1 तब आ रहा है जब मिनिमम वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं नेचुरल वाटर कंटेंट का लिक्विड लिमिट के इक्वल है तो 1 आ जाएगा। लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वह लिक्विड लिमिट से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से और ज़्यादा आएगा। इसका मतलब लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब ये कंडीशन हम लोग देख चुके हैं कंसिस्टेंसी कर्व में जो सोयल का स्टेज आता है वो क्या आता है, दैट इज लिक्विड स्टेज, दैट इज लिक्विड स्टेज। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स में एक लिमिट और होता है जो हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए हैं। एक लिमिट और क्या होगा, इफ नेचुरल वाटर कंटेंट ग्रेटर देन प्लास्टिक लिमिट एंड लेस देन लिक्विड लिमिट। अगर ये रेंज है, ये कंडीशंस है कहीं, क्योंकि बाकी दोनों कंडीशंस की अगर देखें तो ये कंडीशन हम लोग यूज नहीं किए हैं, तो उस केस में जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू होती है वह 0 और 1 के बीच में लाई करता है। और ये अगर कंसिस्टेंसी में हम लोग मैच कराएंगे तो क्या बोल रहा है, जो नेचुरल वाटर कंटेंट है किसी सोइल का वो प्लास्टिक और लिक्विड लिमिट के बीच में है, प्लास्टिक और लिक्विड लिमिट के बीच में है, तो इसका मतलब सोइल क्या होगा, प्लास्टिक, दैट इज सोइल इज इन प्लास्टिक स्टेज, दैट इज प्लास्टिक स्टेज। तो लिक्विडिटी इंडेक्स हम लोग पढ़े थे, लिक्विडिटी इंडेक्स में ये चीज पहला कंडीशन समझ में आ गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड कंडीशन, इफ नेचुरल वाटर कंटेंट इज लेस देन प्लास्टिक लिमिट, तो अगर प्लास्टिक लिमिट से ज्यादा कम है, अगर प्लास्टिक लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। मिनिमम वैल्यू कर इससे भी कम है, यानी नेचुरल वाटर कंटेंट की वैल्यू प्लास्टिक लिमिट से भी कम है, तो मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ प्लास्टिक लिमिट की पुट करेंगे तो प्लास्टिक लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इक्वल टू 0, लेकिन क्या रहा है कि इससे भी कम है। इसका मतलब जब WP से भी कम वैल्यू यहाँ रखना है, इसका मतलब निगेटिव वैल्यू आएगा, यानी 0 से भी कम आएगा, तो यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स लेस देन 0। अगर ये कंडीशन यहाँ पे फार्मूला में पुट करेंगे तो आएगा। अब कंसिस्टेंसी कर्व के अकॉर्डिंग अगर ये वैल्यू चेक करेंगे तो सोयल का जो नेचर आएगा वो आ जाएगा, सोयल इज इन सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट। थर्ड कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को आप मिक्सअप करेंगे तो कंडीशन आ जाएगा व्हेन नेचुरल वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन प्लास्टिक लिमिट एंड लेस देन लिक्विड लिमिट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन लिक्विडिटी इंडेक्स लाई बिटवीन 0 to 1। और इस कंडीशन में अगर कंसिस्टेंसी कर्व से रिजल्ट निकालेंगे तो सोयल का जो नेचर आएगा वह आ जाएगा प्लास्टिक। तो लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स फार्मूले दोनों जब तक रिलेट नहीं करेंगे, आपस में डिफरेंस क्रिएट नहीं करके आप याद करेंगे तो याद करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दोनों एक साथ ही याद करें क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स में भी नीचे प्लास्टिसिटी इंडेक्स आता है, वहाँ भी प्लास्टिसिटी इंडेक्स आता है। जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है यह केवल चेंज होता है, इसमें लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट होता है, उसमें नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है। बस ये डिफरेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। नोट की अगर बात करें तो दोनों में और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, वो क्या है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स इक्वल्स टू 0, यानी दोनों का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है।
दोनों का जो सम होगा 1 के इक्वल आएगा। अब दोनों को मर्ज करेंगे तो एक और क्वांटिटेटिव बेसिस सोयल का डिस्क्रिप्शन उसके अकॉर्डिंग एक टेबल्स है, और वो टेबल ये बताएगा कि कोई सोयल के लिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करे तो सोयल का बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर कैसे चेंज होगा, कैसे वेरिएशंस होता है। तो वो टेबल देखते हैं। तो टेबल में फर्स्ट जो कॉलम है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, और जो सेकंड कॉलम है आपका लिक्विडिटी इंडेक्स, और जो थर्ड कॉलम है आपका डिस्क्रिप्शन सोयल का डिस्क्रिप्शन, और जो लास्ट है आपका कंसिस्टेंसी बताएगा कंसिस्टेंसी क्या है। तो फर्स्ट कंसिस्टेंसी इंडेक्स में अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या होगा। तो लेस देन 0 हम लोग वैल्यू जो कंडीशन सप्लाई करके देखे थे, व्हेन कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 डिस्क्रिप्शन हम लोग क्या देखे थे कि जो इस डिस्क्रिप्शन आया था सोयल का वह लिक्विड आया था, तो लिक्विड स्टेज आया था, तो लिक्विड स्टेज में सोयल होगा। कंसिस्टेंसी अगर देखें तो लिक्विड होती है, लिक्विड होगी। अब अगर IC की वैल्यू लेस देन 0, इसका मतलब IL की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब IC की वैल्यू अगर 0 से अब इसको इंक्रीज करेंगे, अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इसको इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि दोनों में रिलेशन क्या होता है, दोनों का जो सम होना चाहिए वह ऐड करके 1 के इक्वल आना चाहिए। तो अगर IC की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। जैसे IC की वैल्यू अगर 0 से हम लोग ले रहे हैं, 0 से 0.25 ले रहे हैं, 0 से 0.25 ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से हो जाएगी 0.75 आ जाएगा, 0 से 1 से 0.7 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सोयल होगा, यहाँ पे जो सोयल का नेचर है पहले लिक्विड में था, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेरी सॉफ्ट या सॉफ्ट आ जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। अब इसकी वैल्यू अगर 0.25 से और बढ़ाएंगे तो 0.5 यानी 25% से 50% पे बढ़ गए, तो इसकी वैल्यू 75 से घट जाएगी, 75% से आपका 50% पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सोयल है तो यहाँ पे आ जाएगा मीडियम सॉफ्ट, मीडियम सॉफ्ट हो जाएगा। और तो यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लास्टिक, रेंज के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, प्लास्टिक। अगर IC की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, यानी 0 और 1 के बीच में, तो उस समय सोयल क्या होता था, प्लास्टिक। और अगर IL की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा था तो वैल्यू क्या था, प्लास्टिक, तो ये प्लास्टिक। कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी, प्लास्टिक। और इसकी वैल्यू अगर 50% से हम लोग बढ़ा रहे हैं, 75% कर रहे हैं, तो यह वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, यह 50 से कितने पे आ जाएगा, 50 से 25% पे आ जाएगा। तो 25 पे जैसे करेंगे तो यहाँ पे जो नेचर होगा यह स्टिफ होने लगेगा, स्टिफ सोयल होगा, हार्ड होने लगेगा। अभी भी सोयल कहाँ पे है, अभी भी जो नेचर है प्लास्टिक ही है, अभी भी जो कंसिस्टेंसी होगा सोयल का प्लास्टिक। अब अगर ये 75 से 100% कर रहे हैं हम लोग, 75 से 100%, तो यह हो जाएगा आपका 25 से 0%, 25 से 0%। तो स्टिफ था तो क्या यहाँ पे हो जाएगा वेरी स्टिफ, वेरी स्टिफ हो जाएगा। तो वेरी स्टिफ है, अभी भी ये प्लास्टिक में ही है। अगर रेंज की हम लोग बात करें तो अभी भी 0 और 1 के बीच में है IC,
और 0 और 1 के बीच में है IL। तो 0 और 1 के बीच में जब भी सोयल होता है वो प्लास्टिक में होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बेसिस। यहाँ पे देखिए प्लास्टिक। अब IC की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, अगर 1 और यह वैल्यू लेस देन 0 हो गया तो यह हो जाएगा आपका स्टिफ टू हार्ड, स्टिफ टू हार्ड होने लगेगा। स्टिफ टू हार्ड होने लगेगा तो प्लास्टिक से थोड़ा सा वैल्यू थोड़ा सा स्टिफ जाएगा, तो यह हो जाएगा सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड हो जाएगा नेचर, सेमी सॉलिड। हम लोग पढ़े थे IC अगर ग्रेटर देन 1 है, IC ग्रेटर देन 1 तो सोयल क्या था, सेमी सॉलिड था या सॉलिड था, और IL लेस देन 0 था, तो ये कंडीशन पढ़ चुके हैं यहाँ। अगर एक थोड़ी सी वैल्यू और यही होगी तो यानी दोनों कंडीशन इस पे आपका सेमी सॉलिड भी आ सकता है और सॉलिड भी आ सकता है। तो ये दोनों, तो ये रेंज है। अगर वैल्यू डिफरेंट है IC और IL का, तो उसके बेसिस पे, उसके क्वांटिटी के बेसिस पे हम लोग सोयल का नेचर बता सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी बता सकते हैं कि कंसिस्टेंसी उस सोयल की क्या होगी और किस में किस सोयल के नेचर में वो वेरी कर रहा होगा या एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो ये हम लोग बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो एडरबर्ग इंडेक्स है आपका टफनेस इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स टफनेस इंडेक्स। तो टफनेस इंडेक्स इज डिनोटेड बाय I सफिक्स में T, टफनेस इंडेक्स। अब टफनेस इंडेक्स बताता क्या है, तो टफनेस इंडेक्स बताता है आपका स्ट्रेंथ के बारे में, यानी सोयल की स्ट्रेंथ के बारे में एट प्लास्टिक लिमिट, यानी प्लास्टिक लिमिट्स पर अगर कोई सोयल है तो उसमें स्ट्रेंथ क्या है ये कौन बताएगा, ये हमारा बताता है टफनेस इंडेक्स। तो टफनेस इंडेक्स क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका स्ट्रेंथ को, किसका, सोयल का, एट प्लास्टिक लिमिट। तो इतना देखेंगे, टफनेस इंडेक्स is represent or define strength of soil at plastic limit. तो टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है, अगर डेफिनेशन के टर्म में हम बात कर रहे हैं तो टफनेस इंडेक्स का डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। तो इस डेफिनेशन के बेसिस पे ये फार्मूला मिल जाएगा, यानी IT इक्वल्स टू IP डिवाइड बाई IF। तो टफनेस इंडेक्स, अगर यहाँ पे नोट्स की बात करें, पॉइंट्स की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो फर्स्ट पॉइंट, टफनेस इंडेक्स इज लाई बिटवीन, टफनेस इंडेक्स यानी वैल्यू ऑफ टफनेस इंडेक्स लाइज बिटवीन IT लाइज बिटवीन 0 to 3, 0 to 3। तो IT की वैल्यू जितनी अगर इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब ये है उस सोयल में स्ट्रेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये कौन रिप्रेजेंट करता है, टफनेस इंडेक्स। सेकेंड अगर पॉइंट की बात करें, इफ टफनेस इंडेक्स ऑफ ए सोयल लेस देन 1, इफ टफनेस इंडेक्स ऑफ सोयल लेस देन 1 अगर है, then it represent its strength is very low, यानी 1 है, यानी 1 से भी कम है, बहुत कम है। तो इसका मतलब यह क्या, ये रिप्रेजेंट करेगा कि सोयल की जो स्ट्रेंथ है वो कम है। इसका मतलब यह है कि जो सोयल है वो ब्रेकेबल है, इट मीन्स सोयल इज ब्रेकेबल, इट मीन्स दैट इज सोयल इज easily breakable।
तो यह टफनेस इंडेक्स के बारे में हो गया। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक डेफिनेशन और इंडेक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स। तो कभी कभी अटरबॉक्स इंडेक्स के अलावा भी ये अलग से हम लोग पढ़ते हैं डेंसिटी इंडेक्स के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। तो इंडेक्स नंबर 7 अगर बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। और इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डेंसिटी, डिग्री ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी। और इसी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स, इंडेक्स which is denoted by I suffix d, id is denoted by id। अब डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी ये क्या बताता है? तो सबसे पहले अगर हम लोग आईडी की बात कर रहे हैं तो आईडी बताता है, आईडी यह बताता है सोयल के रिलेटिव कम्पैक्टनेस के बारे में, डेंसनेस के बारे में कि सोयल कितना डेंस है। यानी आईडी की वैल्यू अगर निकल के आ रहा है तो उससे हम लोग आइडिया लगाते हैं कि वह सोयल कितना कम्पैक्ट हुआ है, कितना डेंस है। और डेंस यानी आईडी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो उसके बेसिस पे डेंसनेस की वैल्यू बढ़ रही है, कॉम्पैक्टनेस की बढ़ रही है। यानी उसके जो पार्टिकल्स वो बहुत नज़दीक हैं, वह बॉन्डेड है, कनेक्टेड है, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। इससे आईडी से ही हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आईडी मोस्टली हम लोग वहाँ पे वर्ड यूज करेंगे जहाँ पे कंपैक्शन, रोलर कंपैक्शन करते हैं बाय द रोलर, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग हाईवे या रोड बनाते हैं तो रोलर चलाते हैं तो सोयल को हम लोग क्या करेंगे, कंपैक्ट करते हैं। तो जितना कंपैक्ट करेंगे तो पार्टिकल एक दूसरे के क्या हो गया, करीब आने लगता है। तो उसमें बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। और जो वाइड होता है गैप, उसमें जो गैप होगी उसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। और डिक्रीज होने लगेगी तो जो बियरिंग स्ट्रेंथ होती है या शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ा डेंसिटी इंडेक्स। तो डेंसिटी इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? तो डेंसिटी इंडेक्स इज रिप्रेजेंट टू यूज रिलेटिव कंपैक्टनेस, रिलेटिव compactness, compactness of natural cohesionless soil, cohesionless soil, cohesionless soil। तो ये हमेशा कोहेजनलेस सोयल के लिए यूज करेंगे। कोहेजनलेस सोयल यानी सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया या बोल्डर्स हो गया, तो वहाँ पे यह टर्म्स हम लोग यूज करते हैं डेंसिटी इंडेक्स। तो डेंसिटी इंडेक्स इतना समझ में आया। डेंसिटी इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि सोयल कितना कम्पैक्ट है, कितना डेंस है, यह हमें कौन बताता है? डेंसिटी इंडेक्स बताता है। और किस सोयल के लिए यूज करते हैं हम लोग? कोहेजनलेस सोयल के लिए यूज करते हैं। कोहेसिव सोयल के लिए इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें किसी लोडिंग के अंदर में हम लोडिंग कर रहे हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी जो होता है, अनिश्चितता बहुत ज़्यादा होती है। किसी लोड के अंडर में जो क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, क्लियर डिटेलिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें जो पोर होता है, जो वाइड होता है, उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में वाटर भी होता है। मैक्सिमम क्वांटिटी में वाटर होगा क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कोहेसिव सोइल यानी फाइन ग्रेन सोइल के लिए जो वाटर कंटेंट की वैल्यू होती है वह वाइड रेशियो की वैल्यू होती है, वो ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे बॉन्डिंग थोड़ा सा वीक हो जाती है। और वीक होने का मतलब ये है कि जो रिलेटिव इंडेक्स है या रिलेटिव डेंसिटी है, यह निकालना वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आईडी हम लोग फाइन ग्रेन सोइल के लिए या कह सकते हैं कोहेसिव सोइल के लिए यूज नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग डेंसिटी इंडेक्स कोहेजनलेस सोइल के लिए यूज करते हैं। अगर हम लोग डेफिनीशन की बात करें, डेफिनीशन यानी फार्मूला की बात कर रहे हैं अगर, तो डेंसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम मल्टीप्लाई बाय 100। तो यह फार्मूला होता है। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो ये कंपटीशन के बहुत सारे कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एकेटिव के एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो यह डिफाइन करने के लिए भी पूछा जाता है कि डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
रिलेशन। तो डेंसिटी इंडेक्स, इसमें टर्म्स हम लोग देख लेते हैं। ई मैक्स का मतलब क्या है? तो ई मैक्स का मतलब ये है मैक्सिमम वाइड रेशियो, मैक्सिमम वाइड रेशियो, ई को हम लोग डिनोट करते हैं वाइड रेशियो के लिए, मैक्सिमम वाइड रेशियो एट, अब मैक्सिमम कब मिलता है? जब सोयल आपका लूज अवस्था में हो, यानी लूजेस्ट स्टेट में है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा एट लूजेस्ट स्टेट। ई मिनिमम का मतलब क्या? तो ई मिनिमम का मतलब उस सोयल के लिए, एक पर्टिकुलर सोयल के लिए, फॉर पर्टिकुलर सोयल मिनिमम वैल्यू ऑफ वाइड रेशियो, यानी मिनिमम वाइड रेशियो, तो मिनिमम एक पर्टिकुलर सोयल के लिए मिनिमम वाइड रेशियो कब मिलेगा? जब उसको हम लोग कंपैक्ट कर दिए होंगे, उस पर लोडिंग करके पार्टिकल को नजदीक कर दिए होंगे, तो मिनिमम वाइड रेशियो एट डेंसेस्ट स्टेट, यानी उसको जब हम लोग डेंस स्टेट में रिमूव कर देंगे, कंपैक्ट कर देंगे, तो उस स्टेट में अगर हम लोग मेजर करेंगे वाइड रेशियो की वैल्यू, तो क्या आएगा? कम आएगा। और उस पर अगर हम लोग लोडिंग भी नहीं किए, कोई कंपैक्शन भी नहीं किए हैं, यानी बिल्कुल नेचुरल स्टेट पे है, और उसके बाद हम लोग उस सोयल के लिए ई की वैल्यू निकालना है, तो उसी को हम बोलते हैं केवल ई। ये क्या है कि सोयल को बिल्कुल लूज बनाया है, तो ई की वैल्यू क्या है? ये क्या है? जब सोयल को बिल्कुल डेंस अवस्था में ले गए हैं और वहां पे ई निकाले हैं, तो ई मिनिमम है। मैक्सिमम लूज अवस्था में है, मिनिमम कब आएगा? जब डेंस कर रहे हैं। और जब कोई अवस्थाएं नहीं है, या तो लूज और डेंस, लूज या डेंस में नहीं है, एक नेचुरल स्टेट में है, तो हम लोग वाइड रेशियो की वैल्यू निकालना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ई से डिनोट करते हैं इस फार्मूले के बेसिस पे, लेकिन इसको बोलेंगे क्या? नेचुरल वाइड रेशियो, नेचुरल वाइड रेशियो, नेचुरल वाइड रेशियो। नेचुरल वाइड रेशियो, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू देखते हैं, इस नोट करके, नोट फर्स्ट पॉइंट, इफ नेचुरल वाइड रेशियो इज इक्वल टू ई मैक्स, अगर इसकी वैल्यू ई मैक्स हो गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है आप सोयल को क्या कर दिए हैं, आपको लूजेस्ट अवस्था में ले गए हैं, ठीक है। लूज स्टेट में अगर हो गया सोयल, तो ये कंडीशन होगा, ठीक है। तो ई इक्वल टू ई मैक्स कब होगा? एट लूजेस्ट स्टेट में होगा। अगर ये हो गया तो डेंसिटी इंडेक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अगर ये वैल्यू हो गया तो डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो हमसे भी हम लोग पढ़े हैं कि डेंसिटी इंडेक्स क्या बताता है? डेंसिटी इंडेक्स बताता है कि सोयल कितना कम्पैक्ट है, कितना डेंस है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो लूज अवस्था में जा रहे हैं, इसका मतलब आईडी की वैल्यू क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, और ऐसा हो भी गया। आईडी की वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। आईडी की वैल्यू क्या हो गया? 0। सेकेंड अगर कंडीशन देख रहे हैं, इफ नेचुरल वॉइड रेशियो ई, इसको हम लोग मिनिमम कर दें। मिनिमम कैसे होगा? जब हम लोग सोयल को कहाँ ले जा रहे हैं? एट डेंसेस्ट स्टेट में ले जा रहे हैं, डेंस कर देना, डेंसेस्ट स्टेट, उसको हम लोग कंपैक्ट कर देना। तो कंपैक्ट करेंगे, इसका मतलब ये है कि आईडी की वैल्यू बढ़ना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है आईडी की वैल्यू, डेंसिटी इंडेक्स। तो फार्मूले के बेसिस पे अगर ये वैल्यू हम लोग ई की जगह ई मिनिमम पुट करेंगे, ई की जगह ई मिनिमम पुट करेंगे, तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों सेम आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। तो 1%, अगर परसेंटेज की वैल्यू 100 रखेंगे तो आर कर सकते हैं, और 100%, आईडी की वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी की वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ये आप याद रखेंगे। इस तरह से वैल्यू हम लोग डिफरेंट वैल्यू पे क्या नेचर होगा, क्या वेरिएशंस होगा, हम लोग याद कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला भी इसका डेंसिटी इंडेक्स का हम लोग पढ़ सकते हैं। एक चीज पढ़े थे फार्मूला इन फेज डायग्राम, गामा डी इक्वल्स टू, यानी ड्राई यूनिट वेट इक्वल्स टू हम लोग पढ़े थे। थर्ड नोट हम लोग कर सकते हैं इसमें,
तो गामा डी इक्वल्स टू पढ़े थे जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई। तो अगर यहाँ पे E की वैल्यू हम लोग देखें इस एक्सप्रेशन से, तो E की वैल्यू अगर हम लोग मैक्सिमम कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगा, ठीक है। तो इस फार्मूले से अगर ये नेचुरल स्टेट में है, ये तो नेचुरल स्टेट में है, तो यहाँ से अगर हम लोग E की वैल्यू निकाले हैं, तो E की वैल्यू हम लोग पढ़े थे, E की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो G गामा W डिवाइड बाय गामा D और -1 हो जाएगा यहाँ से, यानी E क्या है, वॉइड रेशियो एट नॉर्मल कंडीशन, या कह सकते हैं नेचुरल ऑर्डर वॉइड रेशियो। अब मिनिमम मैक्सिमम अगर निकालना है तो इसी फार्मूले में क्या करेंगे, अगर गामा डी ई को मैक्स कर देंगे तो यह मिनिमम हो जाएगा, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगा। तो गामा डी मिनिमम ये कब होगा, जब जी गामा डब्ल्यू जब ई की वैल्यू क्या कर देंगे आप, मैक्सिमम कर देंगे। तो इस रिलेशन से यहाँ से ई मैक्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो ई मैक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय गामा डी, मिनिमम आ जाएगा यहाँ पे मिनिमम -1। ऐसे सिमिलरली हम लोग ई मिनिमम की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय गामा डी, यह मिनिमम है तो यह मैक्सिमम हो जाएगा और यह -1। अब जो डेंसिटी इंडेक्स का हम लोग फार्मूला पढ़े उसमें अगर पुट करें ई मिनिमम, ई मैक्सिमम और नेचुरल वॉइड रेशियो, तो एक नया फार्मूला बन के आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ड्राई यूनिट वेट, इन टर्म्स ऑफ ड्राई यूनिट वेट। तो डेंसिटी इंडेक्स इक्वल्स टू ई मैक्स, तो ई मैक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय गामा डी मिनिमम -1 माइनस ई, तो ई की वैल्यू पुट करेंगे जी माइनस जी गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय गामा डी -+1 डिवाइड बाय ई मैक्स, तो ई मैक्स की वैल्यू जी गामा डब्ल्यू गामा डी मिनिमम -1 माइनस मिनिमम की वैल्यू जी गामा डब्ल्यू गामा डी मैक्स और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, और ये देख रहे हैं सब में कॉमन है तो ये कैंसिल। तो गामा डी इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 बाय गामा डी मिनिमम, जहाँ मैक्सिमम था 1 बाय गामा डी मिनिमम आ गया, डिवाइड बाय 1 बाय गामा डी और 1 बाय गामा डी मिनिमम, और मिनिमम की जगह मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये फार्मूला अगर गामा डी के टर्म में कभी पूछ रहा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग प्रयास करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने का, जैसे सेंसिटिविटी ऑफ सोयल, एक्टिविटी ऑफ सोयल और थिक्सोट्रॉफी ऑफ द सोयल। तो ये सब क्या होते हैं, इनकी वेरिएशन के अकॉर्डिंग सोयल का जो नेचर होता है कैसे चेंज होगा, ये हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच।